स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो इसकी हम परिभाषा देंगे। परिभाषा से पहले मैंने बोर्ड पर एक पृष्ठ बनाया है, एक पृष्ठ, और इस पर मैंने एक गुटके को रख दिया है। तो अब इस पर ये एक गुटका रखा हुआ है जिसका तल पृष्ठ के तल से बिल्कुल चिपका हुआ है, जिसका तल पृष्ठ के तल से बिल्कुल चिपका हुआ है। और ये अब कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में है। तो इस वक्त इस पर दो घटक काम कर रहे हैं। एक इसका अपना खुद का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और दूसरा इस पर लगने वाली जो नॉर्मल रिएक्शन है, यानी कि जो प्रतिक्रिया है। कुछ लोग इसे n से नॉर्मल की वजह से और कुछ लोग इसे r से रिएक्शन की वजह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि ये है क्या चीज। तो ये एक प्रतिक्रिया है, ठीक है, ये एक क्रिया की प्रतिक्रिया है जिसे हम, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर हूं। अब अगर मैं धरती पर खड़ा हूं तो मैंने जितना भार अपने द्रव्यमान के कारण वर्टिकली डाउनवर्ड पृथ्वी पर नीचे की ओर गिराया है, उतना ही पृथ्वी ने मेरे ऊपर प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में लगा दी है। तो जिससे अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं तो मुझे एक संतुलन मिल गया। कैसा संतुलन? कि अब मैं, ठीक है, अगर मेरा भार ज्यादा हो जाता, अब प्रतिक्रिया कम हो जाती, तो मैं जमीन के अंदर थोड़ा सा घुस जाता, और अगर प्रतिक्रिया ज्यादा हो जाती और मेरा भार कम हो जाता तो मैं जमीन से ऊपर हवा में पैर लटकाए रहता, मेरे पैर जमीन पर नहीं आ पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी प्रतिक्रिया और भार दोनों एक दूसरे के ठीक बराबर और विपरीत होते हैं तो हमें एक वर्टिकल संतुलन मिलता है, और यह भी किसकी वजह से? घर्षण की वजह से मिलता है। तो घर्षण की वजह से जब हमें संतुलन मिला तो ये वस्तु, ये गुटका कह लें या वस्तु कह लें, तो विराम अवस्था में इस मेज पर रखी हुई है। अब मैंने बाहर से इस पर एक बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स को लगाया, बाह्य बल को लगाया, लेकिन यह वस्तु टस से मस नहीं हुई, अपनी ही स्थिति पर रही, अपनी ही स्थिति पर रही। अब क्या हुआ कि इस फोर्स के विपरीत दिशा में इन दो संपर्क तलों के बीच एक बल पैदा हो गया है, एक बल पैदा हो गया है, और जो इस वस्तु के वेग की दिशा का विरोध कर रहा है और इसे पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यह संपर्क तलों के बीच बाह्य बल के विपरीत दिशा में एक बल लगा है जिसने वस्तु के वेग को इस वक्त शून्य कर दिया है, और यह वस्तु किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। तो इस वक्त इसमें जो उत्पन्न होने वाला घर्षण कहलाएगा, ये इसका स्थैतिक घर्षण या फिर, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, और इसे Fs से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं समझता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन आप समझ लिया होगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में होता क्या है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन में यह होता है कि अब इसके संपर्क तलों के बीच उत्पन्न होने वाला ये जो घर्षण है, उत्पन्न होने वाला घर्षण, और घर्षण कौन सा? स्थैतिक घर्षण जो है, ये अब इस पर लगने वाली जो नॉर्मल रिएक्शन, आई मींस प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया। तो इस नॉर्मल रिएक्शन प्रतिक्रिया के ये कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। जितना ज्यादा घर्षण बढ़ता जाएगा प्रतिक्रिया भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और जितना कम घर्षण होगा तो प्रतिक्रिया भी उतनी
कम हो जाएगी। तो आप घर्षण को F से न्यू को अलग करें तो S के घर्षण बल के नीचे में नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। इस तरह से आपको घर्षण गुणांक मिल जाएगा। तो घर्षण गुणांक भी मिल गया और हमें स्थैतिक घर्षण भी पता चल गया। अब स्थैतिक घर्षण की परिभाषा को मैं एक बार और लेना चाहूंगा। तो जब कोई वस्तु किसी संपर्क सतह पे अपनी सतह को संपर्क में लिए बैठी होती है तो वस्तु पर जब हम बाह्य बल लगाएं और वस्तु अपनी विराम अवस्था में ही रहे तब संपर्क सतहों के बीच उत्पन्न होने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण या फिर स्थैतिक घर्षण कहते हैं और इसे Fs से प्रदर्शित करते हैं। और स्थैतिक घर्षण की स्थिति में क्या होता है, स्थैतिक घर्षण उस वस्तु पर कार्य करने वाली नॉर्मल रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये तो हो गया स्थैतिक घर्षण।